हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं बच्चे हम, है ना। तो लास्ट टाइम मैंने आपको रेजोनेंस एंड इट्स टाइप्स कराई थी। इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहा था हमने। पॉजिटिव रेजोनेंस, नेगेटिव रेजोनेंस क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, क्वेश्चंस किए उसके ऊपर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस एनर्जी। तो ध्यान से सुनिएगा, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे ये सब। तो पहले हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, हेडिंग लिखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब तक हम पढ़ चुके हैं, याद रखना। और जिन बच्चों को ये वीडियो कई बार थोड़े ब्लर दिखाई देते हैं, तो वो अपनी सेटिंग्स में जाकर सेटिंग में जाके क्या कीजिएगा, जो वीडियो है उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर दीजिए, वहाँ पे हाई क्वालिटी वीडियो कर दीजिएगा ऑप्शंस में। तो वहाँ पे आपको ब्लर नहीं दिखाई देगा, आपको बिल्कुल क्लैरिटी दिखाई देगी। ठीक है जी। तो ये वहाँ पे जाके ऑप्शंस में जाके सेटिंग्स में जाके एक बार जरूर वीडियो हाई क्वालिटी पे लगा लीजिएगा, ताकि आपको ब्लर ना दिखाई दे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या चीज़ है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल है, इस टाइप का है। मैं वो कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे। दिस CH3, देन दिस इज लेट्स से CH2 है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बच्चे। क्या है? पॉजिटिव, जो हमने कार्बन कटाया नहीं। एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3 ऐसी एज इट इज है, यहाँ पे भी H लगा है, यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ से क्या होता है कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है आपके, है ना, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रॉन है आपका इस हाइड्रोजन का, वो इस कार्बन को दे दिया जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर वो कैसा बनेगा, CH, ये 2 H रहेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो, गायब कर दिया गया। और ये जो H पॉजिटिव है, ये यहीं पे रहेगा बच्चे आपका। कार्बन और H पॉजिटिव का ये बॉन्ड नहीं रहा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे चुका है। समझ आ गया? ऐसे ही कितने बनेंगे इसके टोटल, 3 बनेंगे, है ना। क्योंकि एक H तो ये है, एक H ये, तो ये भी तो जा सकता था, ये भी जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर 3 और बन सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक सेम केस होगा। जो आपके ये है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, वो यहाँ पे क्या कर जाता है, ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ट्रांसफर होंगे बच्चे, कि आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस कार्बन में क्यों जाएंगे जाएंगे, क्योंकि इस कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बना सकते ये कार्बन। तो दैट्स वाई जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो आगे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दिस, CH डबल बॉन्ड डबल, दिस इज CH2 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जी, क्योंकि 2 के 2 इलेक्ट्रॉन उठा लिए इसने यहाँ से, जो पाई इलेक्ट्रॉन थे। और H पॉजिटिव अभी भी यहीं पे है। और अगेन इसके भी कितने स्ट्रक्चर बनेंगे जी, 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे, दिख रहे हैं हमें। तो मैंने इस जो भी यहाँ पे ये फिनोमिना है, इसको नाम दिया जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि क्या हुआ है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन्स की। कहा गया कौन से इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन है, कौन से चीज, जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो उनके इलेक्ट्रॉन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। यार मैं कार्बन हाइड्रोजन स्पेसिफाई कर चुका हूँ, कोई और बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, जो वहां पे शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन थे, उनकी डीलोकलाइजेशन है। कहा गया वो जा कहा रहे हैं, कहा गया डीलोकलाइजेशन किसके साथ है, कहा गया विद ये जो कार्बन है, देखो जो एडजेसेंट कार्बन है, इस कार्बन के पास क्या है, अनफिल्ड ऑर्बिटल, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम ही है इसके पास। तो जो p ऑर्बिटल होगा इसका एक, वो कैसा होगा, अनफिल्ड होगा। ठीक है, तो क्या है, डीलोकलाइजेशन है आपके कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन्स की टू द एडजेसेंट अनफिल्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन। समझ आ गई? यहाँ पे भी सेम चीज है कि ट्रांसफर है आपके इलेक्ट्रॉन्स का, कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनके ट्रांसफर हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रही है। कहा गया किसके साथ, विद ये कौन सा सिस्टम है, अनसैचुरेटेड सिस्टम, या फिर ये बोल सकते हैं आप, इसको हम क्या कहते थे, अनसैचुरेटेड सिस्टम भी बोल सकते हैं आप। ठीक है जी, जो कार्बन हाइड्रोजन के
जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर है कहाँ पे, या बोल सकते हैं आसान शब्दों में डीलोकलाइजेशन हो रही है जी। किसके साथ हो रही है? विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन तो गए आगे, विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। समझ में आ गई? तो लिख पाएंगे इसको बाद में बच्चे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज द हाइपर कॉन्जुगेशन is the delocalization of electrons of carbon hydrogen bond। याद रखें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात और कोई नहीं है यहाँ पे। डिलोकलाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, ये मत सोचना डबल बॉन्ड है जी, पहले क्लियर कर दूं। डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड with delocation of electron of carbon hydrogen single bond to the adjacent। याद रखना adjacent शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बगल वाले कार्बन होंगे, टू द adjacent unfilled p orbitals of carbon और you can say, और किसके साथ है जी? Delocation of electron of CH single bond to the adjacent unfilled p orbitals of carbon or unsaturated or pi electrons of multiple bond। याद रखिएगा, ठीक है? अगर इसको वैसे हम अच्छे से समझाएं तो ये अनसैचुरेटेड सिस्टम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? अनसैचुरेटेड सिस्टम भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गया मेरे बच्चे? और आपको एक बात यहाँ से क्लियर कट दिखाई दे रही होगी, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन हुए? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। या डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, मतलब सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेंशन डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये भी आप अगर और फाइन करना है बात को, क्योंकि हमें कंप्लीट कंसेप्ट भी समझना है ना, हमें तो है नहीं कि थोड़ी नॉलेज लेनी है, बिल्कुल सही कंसेप्ट समझना है कि डीलोकलाइजेशन हो रही है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की ऑफ CH सिंगल बॉन्ड टू द एडजेसेंट अनफिल्ड p ऑर्बिटल्स। बात है तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है वो किसकी है? सिग्मा और p की। ये क्वेश्चन आ चुका है जेईई एडवांस में, ठीक है? ये जेईई मेंस में भी आ चुका होगा कि सिग्मा जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वहां पे जो ओवरलैपिंग है किन किन ऑर्बिटल्स की होती है ना? पूछ सकते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन, सिग्मा p, पाई नहीं सिग्मा p, p ऑर्बिटल्स कर रहे हैं यहाँ पे। आप इसमें भी देख सकते हैं कि p ऑर्बिटल के साथ ही होगा, क्योंकि ये कार्बन कैसी है? sp2, और ये कैसी है? sp3 कार्बन है। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगेगा, दिस इज sp3 कार्बन एंड दिस इज sp2 कार्बन। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। अगर आपको कोई कंडीशन पूछ ले कि हाइपर कॉन्जुगेशन को हम कब हो सकती है, कंडीशन क्या है? कंडीशन सिंपल है कि जो sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है, उसके एडजेसेंट एक sp2 कार्बन होनी चाहिए। और साथ में कंडीशन ये भी है कि जो sp3 कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? हाइड्रोजन एटम, मतलब एटलीस्ट एक तो हो, ठीक है? अब याद रखना, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके जो नेक्स्ट कार्बन होती है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। जैसे कि ये कार्बोकेटायन बन गया तो उसके जो नेक्स्ट कार्बन है इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। याद रखेंगे, दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। दोबारा बोल देता हूँ, वो कार्बन जो नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप हो सकती है, ये है तो कार्बोकेटायन ना, कार्बोकेटायन के जो नेक्स्ट होगा वो कौन होगा? अल्फा कार्बन। अगेन यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप हो गया डबल बॉन्ड, इसके जो नेक्स्ट कार्बन है उसको क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। समझ आ रहा है? और अल्फा कार्बन है तो जो उसके साथ हाइड्रोजन लगे हैं, अटैच्ड है, दे आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है? तो कंडीशंस आपके सिंपल है यहाँ पे। कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन यही दिखाई दी है हमें कि sp3 कार्बन जो है
उसके एडजेसेंट sp2 कार्बन होना जरूरी है। सिंपल सी बात है, तो यही आपको याद। इसमें चलो एक बात आपको सिंपल बता दो कि जो अल्फा कार्बन है, जो sp3 कार्बन होगी, उसी को अल्फा बोल रहे हो, है ना। उसके पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 हाइड्रोजन। अगर नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, ये बात याद रखना। पहली बात इसको लिख लो बच्चे, sp3 कार्बन atom should be present, yeah, should be adjacent to sp2 कार्बन, ठीक है जी। और सेकंड कंडीशन ये है कि जो वो sp3 कार्बन है जिसको हम अल्फा कार्बन बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन जिसको sp3 आपने कहा है, should have at least one अल्फा हाइड्रोजन एटम। जिस कार्बन को आपने अल्फा कार्बन का है, जो उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, उनको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। समझ में आ गया? वेरी गुड, इसको नोट कर लो मेरे बच्चे। अब ये कंडीशन आपने याद रखनी है, ठीक है। इसको नोट कर लो, मैं रफ करने जा रहा हूँ इसको। ये आपने याद रखना है, फिर एग्जाम्पल देंगे और इसके लिए आपको आगे समझेंगे एप्लीकेशन इसकी। मिलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और क्लैरिटी करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है अभी जो थोड़ी देर पहले लिया था, वही ले लेते हैं। CH, मैं इसको थोड़ा कंडेंस बना रहा हूँ, कंडेंस में नहीं है, ये समझाने के लिए है बस। यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है, पहले वाला ही हो गया। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और ये sp3 है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, sp3 एंड दिस इज sp2 कार्बन। अगर मैं कहूँ मेरे पास ऐसा है कुछ, CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज sp2 कार्बन, दिस इज sp3 कार्बन, ठीक है जी। पर लेकिन sp3 कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, आप देख सकते हैं इस कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन नहीं लगा, तो नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगी। दिस इंप्लाइज नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आ गई मेरी बच्ची बात? और हमें ये भी पता चलता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनते हैं, वो डिपेंड करते हैं अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर में HS से नोट कर रहा हूँ बच्चे। HS का मतलब है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। वो कितने बनते हैं, नंबर ऑफ अल्फा, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं +1, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम +1। क्योंकि जो ये है ये खुद भी तो एक क्या रहा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में रहा होगा, ठीक है बात। ये आपने बात याद रखनी है, नोट कर लो साथ में इसको। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमिना है, ये कंसेप्ट है, ये साइंटिस्ट थे जो, जिनका नाम था नेथन, और एक का नाम था मेरे ख्याल से बेकर। तो इसको बेकर एंड नेथन इफेक्ट भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखना। also known as बेकर एंड नेथन इफेक्ट, बेकर एंड नेथन इफेक्ट भी कहा जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम है ये, ठीक है। दिस इज सेकंड नेम ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एक नाम और है, also called no bond resonance, no bond resonance, ये भी इंपॉर्टेंट है। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा गया, आप देखो जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगी यहाँ पे ना, ये बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे। ये जो H पॉजिटिव है एज इट इज रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है जब हाइपर कॉन्जुगेशन हुई है। तो क्या हुआ,
नो बॉन्ड, तो आल्सो कॉल्स नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसकी वजह से इसको हाइपर कॉन्जुगेट दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। चलो जी, समझ आ गया। अब कई बार ये बात पूछ ली जाती है, जब आपने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाया तो जो ये H पॉजिटिव है, चाहे ये होगा चाहे ये होगा, तीन तो होंगे ना, मतलब जब बनेगा एक टाइम पे एक ही आपका जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वही डीलोकलाइज्ड होगा। कहा जाता है जो ये H पॉजिटिव है क्या ये फ्री है? आपने अभी तो कहा कहा नो बॉन्ड रेजोनेंस, कि मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो मतलब जो H पॉजिटिव यहाँ पे है वो फ्री हो जाता है। कहा गया नहीं, वो फ्री नहीं है। बेशक इसका नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस है, पर लेकिन जो H पॉजिटिव है यहाँ पे बच्चे, इट्स नॉट फ्री टू मूव। ये बात है, फ्री टू मूव क्यों नहीं है? क्योंकि दिस हाइड्रोजन H पॉजिटिव ये अटैच्ड है बच्चे किसके साथ, ये जो नया पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना है, ये बात आते हैं इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ, ये क्या है, फर्मली अटैच्ड है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन हाइपर कॉन्जुगेशन, इन हाइपर कॉन्जुगेशन दी प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन कहा जाता है बच्चे, ओब्वियसली है H पॉजिटिव, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता है H पॉजिटिव, इससे प्रोटॉन रह जाता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो जब H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया H पॉजिटिव बन गया, तो क्या रह गया, प्रोटॉन। तो H पॉजिटिव दूसरा नाम प्रोटॉन भी होता है। इन हाइपर कॉन्जुगेशन द प्रोटॉन दैट H पॉजिटिव is not free to move, is not free to move, it is quite firmly attached to the pi electron cloud, to the pi electron cloud। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है जी, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट्स के ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। एक बात तो यहां से क्लियर कट हो रही है हमें कि जितने ज्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड आल्सो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, मोर द स्टेबिलिटी। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो रेजोनेंस जैसे ही है थोड़ा सा, तो रेजोनेंस अगर क्या करती है, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल स्टेबल हो पाता है अगर वहां पे रेजोनेंस है। तो कहीं पे अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है बच्चे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या करती है, आपके मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करती है। समझ में आ रहा है? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो ये कार्बन था इसका पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स कर दिया गया। अगर डिस्पर्स कर दिया गया तो क्या हुआ, डिस्पर्स कर दिया गया तो रिड्यूस हो गया, मतलब इसका दुख कम कर दिया ना इसने। तो क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे जा रहा है, वो इन सब पे जा रहा है, मतलब सबने बांट लिया, तो दुख कम हो गया, तो मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी इसकी। याद रखना इस बात को। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने नोट नहीं किया तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा मेरे बच्चे, पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो, मैंने क्या कहा था, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, है ना, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्या होगा जी, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर द स्टेबिलिटी, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं इसको आपको ऑर्बिटल कंसेप्ट भी समझाया था थोड़ी देर पहले कि देखो, मान लो ये कार्बन है ना, लाइक दिस, ये आपका क्या होगा, ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, ये डबल बॉन्ड बना हुआ था उनके, ये ऑर्बिटल कंसेप्ट है बच्चे आपका। ये जो पाई बॉन्ड बनता है वो साइड वाइज ओवरलैप होती है, जिस साइड वाइज ओवरलैप, ये डबल बॉन्ड बना हुआ था वो, ये वो कार्बन है जो sp3 था,
कौन सा कार्बन था, sp3 कार्बन, इसके पास H लगे हुए थे, 3 H थे, है ना, ऐसे 3 हाइड्रोजन थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था, जो सिग्मा बॉन्ड था, इसकी क्या होता है, इंटरेक्शन हो जाती है विद द एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पी ऑर्बिटल में। तो सिग्मा पी डीलोकलाइजेशन होती है किसमें, आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन में। याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है ये, सिग्मा पी हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको कई बार ऐसे भी बोला जाता है, सिग्मा पाई भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। क्यों, वैसे अगर बात कहूँ, देखो ये जो ऑर्बिटल है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे कौन से थे जी, आपके पाई इलेक्ट्रॉन। तो कई बार इसको सिग्मा या सिग्मा पाई या सिग्मा पी कहा है, क्योंकि पी ऑर्बिटल ये वेकेंट ऑब्वियसली है। जो ये आपका क्या बने, पाई बॉन्ड बने, ये कौन सी ओवरलैप है, कार्बन के ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैप हो रहे हैं। तो सिग्मा पाई दूसरा क्या हो सकता है, सिग्मा सिग्मा पी या सिग्मा पाई भी आप इसको बोल सकते हैं, याद रखिएगा। एक दूसरा केस और था, कौन सा था, कार्बोकटाइन वाला, याद है आपको। अगर उसका थोड़ा सा हम ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट चेक करें, कौन सा, ऑर्बिटल ओवरलैप वाला। तो यहाँ पे देखो कार्बन ये एज इट इज ऐसा ही दिखेगा मेरे ख्याल से, ये कार्बन तो है ना। यहाँ पे क्या होगा आपका, sp2 कार्बन था ना, इसके 2 बॉन्ड ऐसे बनेंगे, और जो p ऑर्बिटल है वो ऐसे रहेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्जेस में। और यहाँ पे तो क्या था, 3 H लगे हुए थे, 3 H लगाए थे हमने, ये ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया था। तो ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, जो कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, आपके बारे में क्या होगा, इनमें जो सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेंगे इनके साथ, यहाँ पे इंटरेक्शन हो जाएगी इनकी, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेक्शन हुई थी, तो वहाँ पे अगेन और सिग्मा या पी बोल सकते, वहाँ पे सिग्मा पी बोल सकते हैं, यहाँ पे सिग्मा पाए, तो है तो बात वही है ना, ये सिग्मा पी, ठीक है जी। याद रखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, भूलना नहीं है, कंसेप्ट याद रखना है आपने, ठीक है। ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स हैं, याद रखेंगे। ये कार्बोकटाइन वाला केस है जहाँ पॉजिटिव चार्ज था, दिस इज एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स। ये डबल बॉन्ड वाला केस था जो सैचुरेटेड सिस्टम था आपका, ठीक है। मैं आपको दोनों में दिखा दिया कि ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे होते हैं, वहाँ पे इंट्रैक्शन कैसे होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इसको भी नोट कर लें, पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा मेरे बच्चों, ठीक है, नोट कर लें जल्दी से। अब एक बात तो क्लियर कट है कि हाइपर कॉन्जुगेशन का ज़्यादातर इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपका कहाँ पे, कार्बोकटाइन के केस में और जो एल्कीन्स हैं उनके केस में। तो इसको बात को जरा आगे पढ़ते हैं, समझते हैं कि कैसे यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो एल्कीन्स की स्टेबिलिटी या आपके कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है जी। तो देखते हैं बच्चे, नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। तो हेडिंग दे दीजिएगा, तो हेडिंग ही क्या देगा, इसमें ही लिख लेते हैं हम सिंपल, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल कर बताया था कि ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज था कार्बोकटाइन में, पॉजिटिव चार्ज इन कार्बोकटाइन, इन कार्बोकटाइन गेट डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स का मतलब कम हुआ था जी, रिड्यूस हो गया, गेट डिस्पर्स्ड, एंड इन एल्कीन्स, एंड इन एल्कीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती थी आपकी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, क्यों, डीलोकलाइजेशन हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। हम ये बात पढ़ चुके हैं रेजोनेंस में कि डीलोकलाइजेशन, जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होती है आपके इलेक्ट्रॉन्स की, पाई इलेक्ट्रॉन की, उतना स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, रेजोनेंस तो यही बताया था। तो हाइपर कॉन्जुगेशन यही तो कर रही है अल्कीन्स में आपका, ठीक है। तो सिंपल सी बात हुई, जो स्टेबिलिटी है बच्चे, स्टेबिलिटी
ऑफ कार्बोकटाइन, या फिर आप बोल दें एल्कीन्स की स्टेबिलिटी है ना, एंड स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, अब हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी ज़्यादा होती है? जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे आपके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। शॉर्टकट वे में आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा क्वेश्चंस ले लेते हैं आपके, देखते हैं। जैसे एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेते हैं पहले तो। मान लो ये कार्बोकटाइन है, ये कोई कार्बोकटाइन ले लेते हैं, फिर एक कार्बोकटाइन ये ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं ये। तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टेबल कौन होगा ज़्यादा? हमें दिख रहा है ये कार्बन है, कार्बोकटाइन है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है किस कार्बन से? इससे। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 है। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन? 9 अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि यही तो, ये जो वाली कार्बन है दैट इज जो कार्बोकटाइन के नेक्स्ट होती है, या जो आपका फंक्शनल ग्रुप के जो नेक्स्ट कार्बन है, दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, ठीक है जी। तो अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने जो उनके साथ अटैच्ड है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक है जी। इसके पास कितने हैं? 6 है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे तो है ही नहीं, 0 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे स्टेबिलिटी पता चल रही है, क्योंकि हाइपर कौन सबसे ज़्यादा इसमें। अब आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, याद करो इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर भी, जहाँ पे हमने वो लेक्चर्स पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट वाला, वहाँ पे मैं बताया था जो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी है वो इंडक्टिव इफेक्ट भी एक्सप्लेन करता है। क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना, बताया था मैंने। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो क्या करेंगे? दे विल डिस्पर्स द चार्ज ऑन द कार्बन एटम। अगर डिस्पर्स होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो अब आपको कोई कहे कि सर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन लगाऊं या इंडक्टिव इफेक्ट, तो यार दोनों लगा सकते हैं, पर लेकिन आप कहेंगे सर ज़्यादा किसके बारे में, मतलब डोमिनेट कौन करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी याद रखना, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेटिव होती है। तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबिलिटी ऑर्डर यही रहेगा मेरे ख्याल से। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और आपको याद होगा इसको हमने क्या कहा था? टर्शरी कार्बोकटाइन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकटाइन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकटाइन, एंड दैट इज मिथाइल कार्बोकटाइन, ठीक है मेरे बच्चों, समझ आया? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक था, मैं इसको इंडक्टिव इफेक्ट में भी समझा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें प्लस आई भी है, आप चाहे लिख सकते हैं यहाँ पे, इसमें लिखना साथ में प्लस आई इफेक्ट भी चल रहा है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे भी है और प्लस आई यहाँ पे भी है। लेकिन यो वो अलग बात है, यहाँ पे दोनों उसको क्या करें, कोशिश करें स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। मान लो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। मान लें एग्जाम्पल ऐसे है, एग्जाम्पल लिया गया और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछूंगा मैं ऑब्वियसली है। मैं कहता हूँ मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, दिस इज A, एंड CH3 C डबल बॉन्ड CH3 ये B है आपका। और एक ले लेते हैं क्या लें, एक CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके जो नेक्स्ट होती है वो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन,
अगेन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है, उसके जो नेक्स्ट कार्बन अल्फा, दिस इज अगेन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा, अल्फा, अल्फा कार्बन। सही है जी। तो कितने यहाँ पे आपने सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना है कि अल्फा कार्बन की कहाँ पे है, उसके साथ जितने एच होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 2 अल्फा है, यहाँ पे चेक भी कर लीजिए कितने हैं, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो टोटल कितने होंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे इसके पास। इसके पास कितने होंगे, देखिए 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और इसके पास मेरे ख्याल से कितने हैं, 12 अल्फा हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं, 3 3 3 3। आपने बस यही चेक करना है मेरे बच्चे कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। तो बात ही खत्म हो गई। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हुआ, अगर इसको आप सी कहेंगे, इसको आप कहते हैं कि सी है, तो स्टेबिलिटी क्या बनी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सिंपल सा रीजन चल रहा है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी एल्कीन की। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और, उसको समझते हैं। ये लीजिए एग्जाम्पल एक और, कुछ ऐसे हैं हमारे पास मॉलिक्यूल लाइक दिस, ठीक है, और एक कुछ ऐसा है, और एक और ले लेते हैं। नहीं हो गया, एक और मान लीजिए, मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखो ये ए बी सी है ना, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है, याद रखिए ये एल्कीन है, पहले पहचानेंगे भी जरूर, सीधा नहीं कि कंपाउंड क्या है, कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन है, पर लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो मतलब ये एल्कीन्स हैं, क्या हैं ये, एल्कीन्स हैं। और एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं, आपकी अप्रोच बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वहां पे क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं ना, यहाँ पे तो एक ऑर्डर में चल रहे हैं। पहले कंपाउंड को पहचाने जरा, एल्कीन एल्कीन एल्कीन, और कंसेप्ट क्या आता है कि एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो हाइपर कॉन्जुगेशन बताती है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे बताएगी, आपने अल्फा कार्बन चेक कर लेनी है, ये अल्फा कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, उन कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन सॉरी कार्बन कहते हैं, दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। अब आपने बस ये चेक करना है कितने हाइड्रोजन इसके पास, ये CH3 है, दिख रहा लेकिन है CH3, ये कौन है CH2, ये कौन है CH2, तो 2 2 3 कितने होंगे टोटल, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। डन है, फिर इसके पास कितने होंगे चेक करो, इसके साथ डायरेक्टली कार्बन कौन सी है, अल्फा कार्बन एक ये है और एक ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 CH2 है, ये भी CH2, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। कहा गया इसके पास कितने हैं, ये कार्बन कौन सी है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, नेक्स्ट कार्बन कौन है, ये वाली, ये CH2 है, तो ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 2 हैं, इसके पास कितने हैं, सिर्फ एक, क्योंकि 3 बॉन्ड तो बना रखे ना उसने, जो चौथा बॉन्ड होगा वो उसी हाइड्रोजन के साथ होगा। तो टोटल कितने हुए, 2 और 1, दैट इज 3 अल्फा हाइड्रोजन। बाकी और कोई यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है मेरे ख्याल से। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी greater the number of alpha hydrogen, greater the hyperconjugation, more the stability, सिंपल है। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, या बहुत सिंपल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी याद रख पाएंगे, है ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं मेरे बच्चे। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है, एक कंसेप्ट आता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं पढ़ाता हूँ उसको। ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे
एक और कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे भी कंसेप्ट क्वेश्चंस आते हैं जीओसी में। तो ये है क्या, देखो जरा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टी है, नाम है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन शॉर्ट फॉर्म इसको HOH कहा जाता है, HOH, याद रखिएगा। कहा गया है क्या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कहा गया जब हाइड्रोजनेशन करते हैं, पहले ये समझना जरूरी है हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और अब हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में, तो उस टाइम पे कितने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लीजिए मेरे पास एल्कीन है एक, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन को ऐड करना, मतलब मैं इसमें H2 ऐड कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ लेट्स से मेटल एज अ कैटलिस्ट। कोई मेटल है, PT हो सकता है या PD हो सकता है, कई बार रेने निकल भी होता है, पढ़ेंगे आगे। मैंने कहा कि ये जो PD और PD है ये जस्ट एक कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, मेटल है, और H2 को हमने ऐड करना है, कहाँ पे ऐड करना है जी, डबल बॉन्ड पे। तो जो डबल बॉन्ड पे आप ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एल्केन में। देखो CH3 यहाँ पे, तो एक H इस कार्बन को मिलेगा और एक H इस कार्बन को, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा करने पे जो हीट रिलीज होती है, जब रिएक्शन हुई तो हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है जी, बात समझ में, अब इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो हीट रिलीज्ड इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन को ऐड करना। हीट रिलीज इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहा जाता है उसको, सिंपल शब्दों में, जिसको आप इंथैल्पी भी बोलते हैं। आपको याद होगा थर्मोडायनामिक्स में हम इसको इंथैल्पी कहते हैं रिएक्शन, देयर इज द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना। तो एक बात और कट है कि यहाँ पे अगर हीट रिलीज हो रही है तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, बता सकते हैं, पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स हमने। अगर हीट रिलीज हुई है तो रिएक्शन किस टाइप की है, एक्सोथर्मिक है। कैसी है, एक्सोथर्मिक। अब एक बात याद रखना, जितनी स्टेबल एल्कीन होती है, मोर स्टेबल दी एल्कीन लेसर दी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ऑब्वियसली है, जो स्टेबल चीज होगी, अगर एल्कीन स्टेबल है तो जब आप उसमें ऐड कर रहे हैं तो क्यों ऐड करवाएगी अपने में हाइड्रोजन को, वो तो स्टेबल है। तो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतनी ही हीट रिलीज कम होगी। समझ में आ गया। तो कंसेप्ट सिंपल आपने याद रखना है, मोर स्टेबल दी एल्कीन, मोर स्टेबल दी एल्कीन लेसर दी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और हमने ये भी कहा था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये सब आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं मेरे बच्चे। इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया सर क्यों, वही जो स्टेबल चीज़ है वो द्वारा कन्वर्ट होने की कोशिश नहीं करेगी, वो रिएक्टिव नहीं होती। ठीक है, लेकिन जब जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतनी हीट जो होगी वो रिलीज कम होगी, क्योंकि उतना ही स्पॉन्टेनिटी कम हो जाएगी अगर थर्मोडायनामिक्स इसको जोड़ा जाए तो। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सबने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी हुई है, तो आप रिलेट कर सकते हैं वहाँ से इस चीज़ को, और वैसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एक ही वर्ड में। ठीक है जी, तो चलो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। इसको नोट कर लो मेरे बच्चे। अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ एक, तो क्वेश्चन क्या है देखो जरा। क्वेश्चन ये है,
मैं ये पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पे थोड़ी स्पेस, मैं इसको नोट कर लेना मेरे बच्चे एक बार। पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल है मेरे पास लाइक दिस, मुझे आपने ये बताना है कि इनमें से हीट ऑफ हाइड्रोजन का ऑर्डर बताना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ बच्चे, ये वाला, ये ऑप्शन है आपके, ठीक है। मुझे ऑर्डर ही बता दो, ऑप्शन क्या सीधा, मुझे ऑर्डर बताओ, ठीक है। मुझे ऑर्डर बताओ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो या डिक्रीजिंग ऑर्डर, आपकी मर्जी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजन, आप खुद करके देखें पहले, ठीक है। आसान है वैसे, टेंशन मत लेना। और एक और ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, चलो दिस वन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए बी सी डी। और मुझे बताओ अब हीट ऑफ हाइड्रोजन किसका ज़्यादा है, किसका कम है। याद रखना ऑर्डर ऑफ, क्या पूछा है मैंने, एच ओ एच। अगर इंक्रीजिंग कहूँ तो इंक्रीजिंग बोल देता हूँ। एक बात और समझाता हूँ बच्चों को ना, कई बार गड़बड़ कर देते हैं वो। गड़बड़ क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहीं, अगर मैं कहूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर, फर्क होता है। जेई मीन्स में यहाँ पे ना आपको एग्जामिनर फंसाता भी है कई बार, कंसेप्ट आपको पता होता है लेकिन वो लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर देता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर फर्क होता है इसमें, देखो क्या फर्क होता है, अभी समझाता हूँ। अब देखो सबसे स्टेबल एल्कीन चुन लेनी है, क्योंकि हमें पता है जितनी स्टेबल एल्कीन होगी उतनी ही आपकी एच कम होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे पता चलती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो अल्फा कार्बन कहाँ पे, अल्फा कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, दिख रहा है हमें। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 2, तो 2 + 2 3 + 3 कितना हो गया टोटल, जल्दी बताओ। 10 हो गया ना मेरे ख्याल से, 10 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास। फिर इसके पास कितने हैं, ये कार्बन और ये कार्बन है। तो अल्फा कार्बन कहाँ पे है, इसकी अल्फा कार्बन एक ये है, इसकी एक अल्फा कार्बन जो डायरेक्टली अटैच एक ये है, और इसके साथ तो मेरे ख्याल डायरेक्टली अटैच सिर्फ ये अल्फा कार्बन है। पहचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ है, कौन सा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। आईपीसी नेमिंग जब स्टार्ट की थी वहाँ पे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सब समझाया कि उसको समझते कैसे हैं। तो जिनको नहीं पता एक बार उनको चेक करके आए जरूर, ठीक है मेरे बच्चों। तो अल्फा हाइड्रोजन है बच्चे यहाँ पे, ये 3 है, ये CH3 होगा, ये क्या होगा CH, और ये CH2। तो मैं 2 + 1 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पे बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कितने होंगे हमारे पास, चेक करो जरा। ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, इसके जो नेक्स्ट है वो अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, ये CH2 2। इस कार्बन के पास कितने अच्छे हैं, सिर्फ एक ही है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हुए, समझ में आ गया। ये डबल बॉन्डेड, तो नेक्स्ट कौन है कार्बन, ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो ऑर्डर, अब देखो अगर मैं कहूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HOH, हमें पता है स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा HOH उतना कम, आपके सामने लेसर दी हीट ऑफ हाइड्रोजन। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर का समझना कि जो इस तरफ होगा, जब आप इस तरफ जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं मेरे बच्चे, ये बात याद रखना। तो मतलब इस तरफ कौन होगा जिसका HOH सबसे ज़्यादा, HOH किसका सबसे ज़्यादा, जो सबसे लेस स्टेबल कौन है जी, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो सी का HOH सबसे ज़्यादा। फिर किसके पास है कम हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो D, देन B, और सबसे कम A का हो, क्योंकि A सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया बच्चे। अगर वो कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ऑप्शन ये हो जाता C D B A। ध्यान रखना इस बात को, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HOH, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसमें भी गड़बड़ करते हैं बच्चे, मैंने कई बार देखा है। कंसेप्ट आपको बता दिया जाता है लेकिन गड़बड़ हो जाती है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर पहचानने में। ये मैथमेटिक्स का बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है बच्चे ये, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं चीज़ों को और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें गड़बड़ मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया मेरे ख्याल से। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। क्वेश्चन देखो जरा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जी। मेरे पास है कुछ ऐसा, ये है, ठीक है, फिर एक ये है, यहाँ पे रखते हैं इसको, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देते हैं और फिर थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं इसको, यहाँ पे और यहाँ पे। आप इसको नोट कर लें तब तक, ठीक है। ये ABCD ऑप्शन है, ABCD। अगेन मुझे आपने बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग। लो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ HOH का, ठीक है। इस एग्जांपल में हमने क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HOH, वो आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे जरा बताओ, कैसे पता करें। स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं आप। मैं रफ कर दूं मेरे बच्चों इसको, ठीक है, पॉज कर, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या दिख रही है, देखो जरा, ये डबल बॉन्ड है अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि एल्कीन हमें दिख गया, एल्कीन दिख गया तो हम क्या सोचेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये कार्बन जो हुई मेरे ख्याल से ये डबल बॉन्डेड है, तो अल्फा कार्बन कहाँ पे, अल्फा कार्बन एक ये है, इसके साथ अटैच ये अल्फा कार्बन, इसके साथ अटैच ये जो है ये भी अल्फा कार्बन है। तो लेकिन इसके पास मेरे ख्याल से कोई अच्छा होगा क्या, आप खुद सोचो भाई। अल्फा कार्बन, पहली बात तो ये क्या, ये अल्फा कार्बन होगी, अरे बेवकूफो, ये अल्फा कार्बन कैसे हो गई भाई, sp3 होती है अल्फा कार्बन, पहली बात तो समझा दूं आपको, है ना। कंडीशन कही थी ना हमने कि sp2 के साथ जो sp3 कार्बन है दैट इज कॉल्ड दी, sp3 होना जरूरी है उस अल्फा, बेशक ये अल्फा कार्बन है लेकिन sp3 होना जरूरी है, sp3 थोड़ी ना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये डबल बॉन्डेड है तो ये क्या हुआ, सिंगल बॉन्डेड अल्फा कार्बन होगी। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 3 + 2 कितने हो गए, 4 + 3 = 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। अब एक बात और देखो यहाँ पे, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, समझा था कॉन्जुगेटेड क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेजोनेंस भी पॉसिबल है मेरे बच्चे, क्या पॉसिबल है, रेजोनेंस, मतलब ये रेजोनेंस ऐसे हो सकती है आपकी लाइक दिस, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी है साथ में एंड रेजोनेंस भी है। और रेजोनेंस आपको पता है सबसे ज्यादा रेजोनेंस की मानी जाती है स्टेबिलिटी, रेजोनेंस देन हाइपर कॉन्जुगेशन देन आपका इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह आते हैं। रेजोनेंस हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, है ना, लास्ट बहुत सारे लेक्चर हुए हैं रेजोनेंस के ऊपर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं है, आपको कॉन्जुगेट सिस्टम चाहिए ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल डबल आ गया, कॉन्जुगेटेड नहीं है ये। क्या क्या करें, अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ लो, अल्फा कार्बन ढूंढ लो पहले, तो ये कार्बन के साथ जुड़ा ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा होगा, बस बात खत्म। कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 3 2 2 7 अगेन, 7 अल्फा हाइड्रोजन, डन। देख रहे कोई गड़बड़ ना हो, या ना कभी भी भूल के, या ना वो कंडीशन याद रखनी है, sp2 के साथ sp3 कार्बन जो एडजस्टेंट है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। कभी गड़बड़ मत कर देना मेरे बच्चों, जैसे यहाँ पे गड़बड़ हो सकती थी।
अब यहाँ पे कितने हैं, ये डबल बॉन्डेड है तो इसके एडजेसेंट ये अल्फा कार्बन sp3, इसके ये अल्फा कार्बन है जी इसके लिए, और बस बात खत्म हुई। और तो नहीं होगा, ये 2 है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है 1, तो कितने होंगे टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन फिर रेजोनेंस है जी, आप देख सकते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम है तो रेजोनेंस तो होगी, रेजोनेंस है यहाँ पे, तो साथ में लिखेंगे रेजोनेंस भी है जी, रेजोनेंस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेक करो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, हमारे पास कितने हैं बच्चों, अल्फा कार्बन ढूंढना पड़ेगा, तो ये अल्फा कार्बन हुई, ये अल्फा कार्बन, बात खत्म। और तो वो यही नहीं मेरे ख्याल से, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 2, तो टोटल कितने हुए 3 अल्फा हाइड्रोजन। डन। अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, हमें स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, हमने कहा था जितने ज़्यादा आपके अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे स्टेबल है एक। उसके बाद कौन आएगा, आप कहेंगे सर 7 इसके पास भी है, नहीं भाई 7 इसके पास है, लेकिन यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस है, बेसिक्स के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है बट रेजोनेंस इज देयर, और रेजोनेंस क्या करती है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज़्यादा देती है, बेसिक के पास 7 अल्फा हाइड्रोजन में कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे भी है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ रेजोनेंस भी है, उसमें नहीं है रेजोनेंस, बेशक अल्फा हाइड्रोजन बेशक ज़्यादा हुई कोई दिक्कत नहीं है, बट रेजोनेंस की सुनी जाएगी, मैंने कहा था रेजोनेंस डोमिनेट करती है आपकी। तो ए के बाद आएगा स्टेबिलिटी सी की, अब इनमें तो आपको पता ही है बी देन सी, पर लेकिन हमें क्या पता करना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर वो उल्टा होता है बच्चे, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी आपकी। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा हीट ऑफ हाइड्रोजन, देख लो एक बार, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है ये, और इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो सबसे लीस्ट ये आएगा, देन सी, देन बी, देन डी। तो जो लीस्ट स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होगी, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HOH। समझ आ गया, याद रखना रेजोनेंस भी थी यहाँ पे, गड़बड़ मत करना, कहीं एल्कीन दिखाई दे रही है तो वहाँ पे सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन ही, वहाँ पे एक बार जरूर चेक करना कि रेजोनेंस तो नहीं है, कहीं कहीं कॉन्जुगेट सिस्टम तो नहीं है आपका। ठीक है, नोट करें बात को। समझ आ गया मेरे बच्चों, आपको अच्छे समझ आया होगा, तो यहीं पे ख़त्म कर दें आज का, रेजोनेंस एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं आपका। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे बच्चों, लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है जी, मिलते हैं आपको मेरे बच्चे।